Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आपके नाइन्थ का सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर लेके। और मेक श्योर करें वीडियो को जरूर लाइक करें, ये एक्सरसाइज सोल्यूशन होगा दोस्तों। और इसी के साथ अपने दोस्तों में से शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए आगे आने वाली रहेंगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तो वर्ल्ड वॉर के बाद क्या चेंजेस हुए वर्ल्ड में, ये पढ़ना है हमको। तो पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का। अ सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट्स डॉट डॉट। पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, सोशल सिस्टम बोलते हैं, नन ऑफ दी अबव। सो यहां पे हमारा राइट या रीराइट करना है इसको, मतलब क्या आप लोग को वहां पे भरना है, वापस से रीराइट करना है। तो आंसर इसका होगा इंटरनेशनल सिस्टम। ओके। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूएन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? टू अवॉइड वॉर, इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉलोनीज, इंप्रूविंग द इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट नेशंस, या डिसआर्मामेंट। तो सबसे पहला था उनको कि कैसे भी करके वॉर अवॉइड करना है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो चुके थे तो उनको वॉर अवॉइड करना था। द कोल्ड वॉर एंडेड विद द इवेंट, किसके वजह से, मतलब क्या हुआ उसके बाद वो खत्म हो गया? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, disintegration of the Soviet Union, creation of military organization, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो ये सभी अटैक वाले हैं, और लेकिन सबसे सही है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, और कोल्ड वॉर खत्म हो गया यूएस और रशिया यूएसएसआर के बीच में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है वो बताओ, बाद में रीजन बताओ कि क्यों ट्रू है क्यों रॉन्ग है। The League of Nations was established after the First World War। जी हाँ, ये अनसक्सेसफुल थी दोस्तों, वॉर नहीं रोक पाई, और इसी की वजह से यूनाइटेड नेशन बाद में आई, ध्यान रखिए। ट्रू है पहली बात तो ये है कि इसके बाद जो था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बन गया था लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड किंगडम ने इसमें स्टेप लिया था पहला, ये बात तो सच है। नेक्स्ट, लीग ऑफ नेशन वॉज स्टैब्लिश आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ, टू इस्टैब्लिश क्या, ये लाइन जरूर लिखना, टू स्टैब्लिश पीस। पीस मतलब क्या? शांति, पूरे वर्ल्ड में वॉर ना हो, ये लोग ने सोचा, लेकिन जैसे कि मैंने बताया ये फेल हो गए, ये लोग नहीं कर पाए इस चीज को। तो ये रीजन था कि हाँ पीस करने के लिए लोग तो आए थे। सेकेंड, द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर ड्यू टू द कोल्ड वॉर। ट्रू और फॉल्स? यूनिपोलर मतलब एक ही का डोमिनेंस था कोल्ड वॉर के दौरान। अब कोल्ड वॉर है दोस्तों तो दो लोग के बीच में होगा ना, दैट इज यूएसएसआर, जो रशिया आज बन चुकी है, और दो छोटे छोटे और कंट्रीज है, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में चल रहा था वॉर। तो एक नहीं यूनिपोलर था, बायपोलर था, दो लोगों का रास्ता। तो दिस बिकम्स फॉल्स। अब इसका आंसर कैसे लिखना हम लोग को देखिए, द वर्ल्ड बिकेम बायपोलर नॉट यूनिपोलर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर and was divided into opposing camps of capitalists led by America and the socialists led by the Soviet Union या USSR। कैपिटलिस्ट मतलब क्या होते हैं? पैसा जितना कमाना चाहते हो कमाते जाओ। जी हाँ। सोशलिस्ट क्या बोलते हैं? पैसा जितना कमाना है कमाओ, लेकिन ये सबके अंदर बंटता जाएगा, पब्लिक के अंदर ये बंटता जाएगा। ओके, इसी के बेस के ऊपर ये पूरा का पूरा क्या बोलते हैं हम लोग का, सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट पैसा कमाओ, थोड़ा थोड़ा टैक्स भी भरते रहो, अदरवाइज सोशलिस्ट बहुत सही थे और कैपिटलिस्ट भी बहुत सही थे अपनी जगह पे। आज वर्ल्ड क्या हो गया, दोनों का मिक्सचर, कैपिटलिस्ट भी है सोशलिस्ट भी है, दोनों काम करते हैं। ओके, लेकिन कोल्ड वॉर में दो ही थे, कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जॉइंड आइदर ऑफ द टू सुपर पावर्स ब्लॉक्स। Such a division of the nations of the world into two group is bipolarization। तो इसमें था कि कुछ लोग यूएसए को सपोर्ट करते थे जैसे यूरोपियन नेशंस, और कुछ लोग यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे जैसे कि हमारे चाइना और कुछ उज्बेकिस्तान, ऐसे जो कंट्रीज थे ये सपोर्ट कर रहे थे किसको, रशिया वाले पार्ट को। तो दो पार्ट में वर्ल्ड बच चुका था, लेकिन इंडिया किसी की पार्ट नहीं बनी, और जो नहीं बने उन्हीं को बोले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हमने शुरू कर दिया कि भैया हम लोग इस मारामारी में नहीं पड़ेंगे, वर्ल्ड वॉर से हम लोग गुजरे, जस्ट इंडिपेंडेंस मिली है, हम किसी के पलड़े में नहीं जाएंगे। जी हाँ, और ये इंडिया ने काम किया था। तो ये आंसर हो गया। द पॉलिसीज ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव गेव एन इम्पिटस टू डेमोक्रेटाइजेशन। क्या ये सही है? डेमोक्रेटाइजेशन मतलब डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए मिखाइल जो ये इन्होंने काम किया था। जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। The policy of Mikhail Gorbachev reduced control on media and led to important social and economic changes which were democratic in nature। देखो डेमोक्रेसी क्या होती है, लोगों की आवाज सुनी जाए, जब लोगों के पास पावर बचे।
तो कैसे पहुंचती उनके पास पावर? जब मीडिया स्ट्रांग हो। तो देखो इन्होंने सबसे पहला काम वही किया, रिड्यूस्ड, कम कर दिया, कंट्रोल ऑन द मीडिया। जो गवर्नमेंट थी वो पहले कंट्रोल करती थी मीडिया को, अब ये कंट्रोल हटा दिया। तो मीडिया को जो छापना है छापो और लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओ, लेकिन सही इंफॉर्मेशन। और लेट टू इंपॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कंट्रोल हटाया। दूसरा इन्होंने क्या किया, सोशल जो कंट्रोल थे कि ये नहीं कर सकते, ऐसे पूजा नहीं कर सकते, ऐसे से वर्शिप नहीं कर सकते, थर्ड इनसे नहीं मिल सकते, ये सब सारी चीजों की। और इकोनॉमिकली भी खुद को खोला। खोला मतलब क्या, दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया, ग्लोबलाइज हो गए रियल में। अदरवाइज पहले किसी से ट्रेड नहीं कर रहे थे, अपने कंट्री के अंदर ही ट्रेड करते थे। तो तीन चीजें लिखना है, क्या, मास मीडिया पे कंट्रोल कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। दूसरा सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस लेके आ गए, जिसके वजह से बोलते हैं कि हाँ लोगों के हाथ में पावर आ गई, लोग क्या फील करने लगे कि हम पावरफुल हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। कोल्ड वॉर क्या है? अब कोल्ड वॉर के बारे में बार बार बता चुका हूं मैं कि कोल्ड वॉर ऐसा वॉर था यूएस और यूएसएसआर, दैट इज सोवियत यूनियन के बीच में, इतने दिनों से चला। ये लोग खुल के अटैक भी नहीं करते थे कि एक दूसरे पे बम बिम डाल दें या मिसाइल अटैक कर दें। कभी ये उनको सपोर्ट करते, कभी उनके लोगों को थोड़ा सा यहाँ परेशान करते, यूएसएसआर वाले उनके यूएस के लोगों को कभी कभी परेशान करते। कभी यूएसएसआर जो यूएस के दोस्त कंट्रीज हैं, दैट इज फ्रेंड कंट्रीज, उनके ऊपर कुछ ना कुछ करते रहते थे, थोड़ा सा अटैक कर देंगे, जैसे कि अभी देखो यूक्रेन वाला सीन चालू है। और वैसे ही यूएसए करता था, यूएसएसआर के दोस्तों के साथ ट्रेड नहीं करेगा, उनको बैन करेगा, उनको दिक्कत देगा। तो खुल के नहीं आ रहे थे, ये छुपा छुपी खेल के एक दूसरे से क्या करते थे, वॉर करते रहते थे। इसी को बोला कोल्ड वॉर। ओके, a cold war is a condition when there is no actual war but circumstantial tension can become reason for a major conflict। तो देखो छुटपुट छुटपुट लड़ाइयां होती रहती, खुल के एक दूसरे का अगर वॉर नहीं बोल दिया था ये लोगों ने। हाँ लेकिन ऐसा था कि अगर ये लोग और परेशान करते, चाहे यूएसएसआर वाले यूएसए या यूएसए के ग्रुप कंट्रीज को, और यूएसए वाले यूएसएसआर के ऊपर डायरेक्ट अगर कुछ एक्शन लेते, या फिर उसके कंट्रीज जो उसके सपोर्ट कंट्रीज है उनके ऊपर अटैक करते, तो ये सब अगर हो जाता तो वही वॉर हो सकता था, वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता था। स्ट्रगल फॉर पावर, और ये सब हो क्यों रहा था? स्ट्रगल फॉर पावर, difference in ideology and arms race gave rise to serious series of proxy war fought between different parts of the world between America and Soviet Union in 1945 to 1991, विच इज नोन एज द कोल्ड वॉर। तो क्या था, तीन चीजों के ऊपर, एक तो था पावर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर किसका पावर, क्या यूएसए के, या यूएसए के जैसी सोच वालों का होगा, या फिर यूएसएसआर का पावर होगा। दूसरा आइडियोलॉजिस्ट, कैपिटलिस्ट ऊपर जाएंगे या सोशलिस्ट ऊपर रहेंगे। और तीसरी चीज आर्म्स, दैट इज गन्स, बंदूक, मिसाइल्स एंड ऑल दोस की एक रेस थी कि हमारा मार्केट में ये बिकता रहे, जिससे उनकी कंट्री की इकोनॉमी चलती रहेगी। आज भी बहुत सारे कंट्रीज का मेजर जो इकोनॉमी है वो डिफेंस का सिस्टम ही है, जैसे यूएसए, फ्रांस, रशिया, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने जो ये आर्मामेंट्स, आर्म्स हैं, ये बेचते हैं इंडिया जैसी, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के पास। और इसी के चलते इनके बीच में क्या होता था, कोल्ड वॉर हो जा रहा था। और वर्ल्ड दो पार्ट में बटा था, एक अमेरिका और अमेरिका के ग्रुप, यूएसएसआर और यूएसएसआर के ग्रुप। ओके, ईयर इंपॉर्टेंट याद रख ले, क्यों 1991 में बंद हो गया, क्योंकि इसके बाद यूएसएसआर टूट गया, अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट जीत गए। अब आते हैं हम लोग, सिंपल सा फोटो आप लोग देख रहे हो, नॉन अलाइनमेंट मैं सिंपल से बता चुका हूं, फिर से वर्ल्ड बटा था दो पार्ट में, यूएसएसआर के गुट, अब आप लोग को सब कुछ पता, और दूसरे यूएसए के गुट वाले लोग थे। अब इनको जो ज्वाइन कर ले वो बोलेंगे कि इनके पार्टनर कंट्री है, यूएसएसआर को जो ज्वाइन कर ले वो उनके पार्टनर कंट्री है। दिक्कत क्या होती थी, अगर आप यूएसए को चुनोगे तो यूएसएसआर वाले आप पे अटैक करेंगे, यूएसएसआर पे अगर चुनोगे तो यूएसए वाले अटैक करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, बैन करते जाएंगे, आपको बहुत तकलीफ देंगे। तो ये सब सारी चीजें थी। फिर भी हमने क्या बोला, भाई ऐसे पार्टी चुनने से अच्छा है भाई हम लोग को कहीं, अभी अभी हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 2 हो चुके हैं भैया, इसमें दिक्कत ये होगी कि हम ना घर के रहेंगे ना घाट के। तो सिंपल है, ये 5 लोग जो ग्रेट उस टाइम पे इंडिपेंडेंट नेशन थे, वो लोग ने डिसाइड किया कि हम अपना एक थर्ड फ्रंट बनाएंगे, जहां पे हम किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनेंगे, हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखेंगे, हमारे देश के लिए जो अच्छा होगा उससे करेंगे। पहले क्या था, हम किसी इनके जो, अगर कोई ये लोग मिलिट्री के ग्रुप बना रहे हैं यूएसए वाले या यूएसएसआर वाले, उसका पार्ट नहीं बनना है, सबसे पहले ये लोग ने बोल दिया। क्योंकि एक मिलिट्री का पार्ट बने भाई, खाली फुकट का, जैसे कि वर्ल्ड वॉर में हम लोग देखो इंडिपेंडेंस के लड़ाई सभी आता है, फुकट के हम लोग वॉर में खींचे जा रहे थे, इंडिया का कुछ रोल नहीं था, इंडिया पीसफुल था, फिर भी हम लोग को कहीं ना कहीं ब्रिटेन वाले भेजते रहते थे, तो खाली फुकट की हम लोग दुश्मनी मोल रहे थे। तो हम लोग बोले क्या, सिंपली हम किसी का पार्ट नहीं बनेंगे, दिस वॉज नॉन अलाइनमेंट, हम किसी को अलाइन नहीं करेंगे।
During Cold War, when the world was getting increasingly divided into two rival camps, some newly independent Asian and African countries followed the policy of non-alignment. कहाँ के? एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो नए अभी इंडिपेंडेंस पाए थे, आज़ादी पाए थे, बोले भैया देखिए हमने बहुत लड़ाइयाँ देखी, हम शांति चाहते हैं, देश को प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसलिए हम किसी भी ग्रुप के पार्ट नहीं होंगे. They decided to stay out of the war by not joining either camps. कोई भी कैंप, चाहे यूएसए कैंप चाहे यूएसएसआर का कैंप, हम ज्वाइन नहीं करेंगे. इट वॉज एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट दैट इनकरेज पीसफुल मीन्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. और इसमें क्या होता था, देखो दिक्कत तो है ना, वर्ल्ड में दिक्कत तो चालू, जैसे हमारे घर के बाजू वालों से दिक्कत चालू रहेगी, किसी और के साथ दिक्कत तो चालू रहेगी. इनका क्या कहना था, आप लोग जो ये अपना मतलब छुपे छुपे पीछे पर्दे के पीछे आप लोग अपने इंडस्ट्री चला रहे हो, डिफेंस के सामान बेच रहे हो, और आप लोग के लिए हर सोल्यूशन वॉर है. हम चाहते हैं झगड़े होंगे, सोल्यूशन पीसफुल होगा. कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन मतलब क्या, कोई भी टेंशन है उसको बातचीत करके निपटा लो. कोई और कंट्रीज, जैसे एक दो कंट्री के, इंडिया पाकिस्तान, तो सब लोग सपोर्ट करके आएंगे, इंडिया और पाकिस्तान जिसको सपोर्ट करते हैं वो लोग आए, टेबल पे बैठ के बात होगी, ना कि आर्म्स आर्मामेंट से, मिसाइल से होगी. तो ये ग्रुप ने ये डिसाइड किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरडिपेंडेंस क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. जैसे कि देखो इंडिया में हर कुछ चीज तो नहीं, जैसे ऑयल नहीं है, गैसेज नहीं इंडिया में, लेकिन चाहिए जरूर, तो हमको सऊदी अरेबिया, यूएई, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसे कंट्रीज पे डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि वो लोग ऑयल देंगे हमको, लेकिन वो भी हम पे डिपेंड है. जैसे हमारे यहाँ से एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर्स हैं, और इसी तरह से जो गारमेंट्स हैं वो हम बेचते हैं उनको, ये सब सारी चीजें भी. इसलिए वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड पूरा क्या है, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. इंटरडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी. जो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री है उनके अंदर ये चीज पाओगे, क्योंकि ट्रेड कर रहे हैं मतलब वो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. नो कंट्री कैन बी सेल्फ सफिशिएंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर समथिंग और अदर. कोई भी अगर ये क्लेम कर दे कि हमारे पास सब कुछ है, नो डाउट ऐसा रहता भी, लेकिन कुछ ना कुछ 100 में से 10 चीज तो छूटी जाएगी. आप लोग सभी को रहता है कि चाइना पे अटैक क्यों नहीं करता यूएसए, यूएसए पे अटैक चाइना क्यों नहीं करता, क्योंकि भैया वो लोग बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है. कल को अगर यूएसए अटैक कर दे चाइना पे, चाइना सोयाबीन का ट्रेड रोक दे, बहुत सारी चीजें रोक दे ट्रेड, यूएसए बर्बाद हो जाएगी. और अगर चाइना यूएसए पे अटैक कर दे और यूएसए सारी सिस्टम बंद कर दे, सारे ट्रेड रूट बंद कर दे, तो चाइना की बैंड बच जाएगी. तो इंटरडिपेंडेंस से देख रहे हो, वॉर अवॉइड हो रहा है. जी हाँ, वॉर अवॉइड होता है. Such interdependence reduce the possibility of wars between nations and ensure peace. तो यही बहुत जरूरी है, इंटरडिपेंडेंस सही चीज है. नेक्स्ट चीज चलते हैं हम लोग आगे. बढ़िया बढ़िया इमेज लाए आप लोग के. बायपोलराइजेशन. अब बायपोलराइजेशन आप लोग समझ चुके हो, पोल बन जाना मतलब गुट बन जाना. तो ये गुट मार के बैठे थे, तो बायपोलराइजेशन मतलब क्या, ये कोल्ड वॉर के दौरान हुआ था. यूएस की गुट और दूसरा यूएसएसआर की गुट, तो बाइपोलराइजेशन. और वहीं पे थर्ड लोग भी थे, जैसे कि इंडिया, इजिप्ट और इंडोनेशिया, ऐसे लोग भी थे जो जो बोले कि हम किसी का पार्ट नहीं बनेंगे. द डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड नेशन इनटू टू कैंप्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इज नोन एज बाइपोलराइजेशन. तो वो जो 45 से 1945 से 1991 तक था, तो वर्ल्ड दो पार्ट में बढ़ चुका था. जो जिसका कैंप फॉलो करेगा वो उसी का ग्रुप कहलाएगा. इसके वजह से दो पावर ही दिख रहे थे, दो ग्रुप दिख रहे थे, यूएसए वाला, यूएसएसआर वाला. मोस्ट कंट्रीज देखो, most countries either supported America or Soviet Union, which intensified the tension in the world since the superpowers constantly competed to expand their respective sphere of influence. तो ये लोग शाम दाम दंड भेद यूज करके कोई ना कोई चीज करके, जैसे कि यूएसए दिखाया कि क्यों मैं बड़ा हूं, तो वो जो समझो जैसे नॉन अलाइंड थे, जो किसी के पार्ट नहीं थे, उनको भी परेशान करते थे कि तुम नहीं पार्ट बन रहे हो, तुमको बताते हैं. सेम यूएसएसआर करता था कि तुम नहीं पार्ट बन रहे हो हमारे, तो बताता हूं तुमको. तो ये एक टेंशन क्रिएट होती कि दबाव डालते थे. और अट्रैक्ट करने के लिए कि ये कंट्री हमारे पार्ट बने, एक दूसरे के नेबरिंग मतलब सपोर्टिंग कंट्रीज पे या डायरेक्ट कंट्री पे, जैसे यूएसएसआर यूएसए को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज, जैसे यूरोप की कंट्रीज को, या डायरेक्ट यूरोप यूएसए के ऊपर अटैक करते रहते थे. जी हाँ. तो इसके वजह से हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे, और अपने को बड़ा दिखाना चाहता है कि वर्चस्व किसका होगा पूरी सोसाइटी में.
ग्लोबलाइजेशन पहले से भी, अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मैं आपके घर में जा सकता हूँ, आप मेरे घर में आ सकते हो, कंप्लीटली नहीं ऐसे कि भूखे नंगे पैर लेके हम लोग घुस जाएं, रिले मतलब रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, इसके थ्रू हम लोग एक दूसरे के घर में देख सकते हैं, झांक सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इसी को बोलते हैं ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे सामान यहाँ से वहां जाएंगे, और सर्विसेज मतलब जो चीज हमको दिखाई नहीं देती, जैसे कि इंटरनेट हो गया, दिखता है कैसा, इंटरनेट नहीं दिख रहा ना, ये सब का भी लेन देन चालू रहता है। तो सर्विसेज, सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये सब सारी चीजों का लेन देन जब शुरू हो जाए दो कंट्रीज या उससे भी ज्यादा कंट्रीज में, तो इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। फायदा भी होता है, देखो इंडिया आज बहुत ग्रो कर चुकी है, हर एक चीज इंडिया में, जो वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है, और इंडिया ने भी वर्ल्ड को दिया है। आज जो भी सुपर पावर है वर्ल्ड में, उनके पास जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं सब इंडिया ने प्रोवाइड किया हुआ है, मैक्सिमम हर एक कंट्री को। तो ऐसे हम लोग क्या है, ग्लोबलाइज है, हम एक दूसरे के घर में झांक सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। The worldwide circulation of capital, labor, information, technology and ideas is known as globalization. शेयर करेंगे, शेयर करना मतलब क्या, पांच चीजें। पहला याद रखना, कैपिटल मतलब यूएसए का पैसा देखो इंडिया में आता है ना, वो बोलता है इंडस्ट्रीज ग्रो करो, उनको भी फायदा मिलता है, हमको भी जॉब मिलता है, हमारा भी कंट्री का नाम होता है। तो कैपिटल मतलब पैसा, पैसे से जब पैसा बने तो उस पैसे, जब पैसे से पैसा बने, जब पैसे से पैसा बने तो उस चीज को, ये वाला जो पैसा रहता है इसको बोलते हैं कैपिटल। क्या सिंपल, आप लोग को हमेशा लाइफ लॉन्ग पैसे से पैसा बनाना, तो ये चीज का कैपिटल। लेबर, देखो हमारे इंडिया के लोग बाहर जॉब करने को जाते हैं, लेबर का मूवमेंट। इंफॉर्मेशन, जो भी नए नए थॉट्स आ रहे हैं, अरे ऐसा होना चाहिए कि नहीं, किसान मूवमेंट पे हमारे वो बोल दिए, उनके मूवमेंट पे, ब्लैक लाइफ मैटर पे हम बोल दिए, इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है। टेक्नोलॉजी भी शेयर हो रही है, देखो 5G की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ने इंडिया को दी, तो इंडिया उसको और अच्छा करके अफ्रीकन कंट्रीज को दे रहा है। और आइडियाज, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन साथ में रखना, तो इसको बोलते हैं, अगर शेयर हो तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। The concept came into prominence after Cold War when different economics of the world got more and more integrated, and the geographical boundaries between the nation did not remain as sacrosanct as they before. तो क्या हो गया, कोल्ड वॉर में आप देखो टेंशन खत्म, यूएसएसआर टूट गया था, अल्टीमेटली यूएसए जीत गया, कैपिटलिस्ट जीत गए थे, मतलब पूरी तरह से नहीं। आज भी देखो जो पुतिन है वो रशिया की ओल्ड लेगेसी यूएसएसआर को रिवाइव करना चाहते हैं, इसलिए वो यूक्रेन, रोमानिया, लातविया, लिथुआनिया, तुर्कमेन, अजरबैजान, फिर ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसी कंट्रीज के ऊपर धीरे धीरे अपना एक्सपांशन करते रहते हैं। तो छोटा मोटा है, मतलब बहुत सारा नहीं, देखो तो यही सब सारी चीजें। तो ये क्या हो गया, पहले बाउंड्री बहुत मैटर करती थी कि मेरे बाउंड्री के अंदर के सामान मेरे अंदर, देश के अंदर जाएंगे और इसके बाहर कोई नहीं जाएगा, पैसा नहीं जाएगा, लोग नहीं जाएंगे, आइडियाज नहीं जाएंगे, हम छुपा के रखेंगे। तो बाउंड्री बहुत मैटर करती थी। अब जब इकोनॉमिक्स पूरे, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड के पूरे लिंक हो चुके हैं, सो बाउंड्री मैटर नहीं करती, सिर्फ नाम के लिए कि भाई देखो यहाँ पे कब्जा मत करना। अदरवाइज आज हम लोग के कंट्री के अंदर फॉरेनर्स आते हैं, हम उनकी कंट्री में जाते हैं, तो ये नाम मात्र के रह गए। और जितना पवित्र पहले थी, ये बाउंड्री के लिए लड़ाई हो जाते थे, मारकाट हो जाती थी, मिसाइल अटैक हो जाते थे, उतना सैक्रोसैंक्ट नहीं है। मतलब है, अभी भी है, लेकिन बोलते हैं उतना नहीं है जितना पहले लेके था। आप भी देखो पहले मतलब बॉर्डर के अंदर के लोग उधर के उधर ही रहेंगे, पूरा थॉट उधर रहेगा, पूरा आइडिया, पूरा टेक्नोलॉजी, पूरे सब कुछ वही रहेगा। अब क्या, अब वो बाहर जा रहे हैं, अब पूरा आप देखोगे तो पूरा वर्ल्ड एक लगता है, बाउंड्री नहीं दिखती। हाँ, लेकिन जब टेंशन बढ़ेगा, चाइना ऑक्यूपाई करेगा, तो भाई बाउंड्री दिखने लगेगी। नेक्स्ट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज बिकेम मोर ओपन। तो देखो ट्रेड मतलब व्यापार, और इकोनॉमिक मतलब क्या, उनकी कुछ थॉट्स हैं इकोनॉमिक्स को प्रोग्रेसिव डेवलप ग्रोथ कराने के लिए, तो वो शेयर भी होने लगे। वर्ल्ड को इंडिया ने सपोर्ट किया, जैसे बहुत सारी जगहों पे इंडिया अपना आर्मी भेज देता है पीस के लिए, यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। वर्ल्ड की कोई कंट्री जैसे श्रीलंका हो गई, जो भी कंट्रीज को दिक्कत होती है, अफ्रीकन कंट्रीज को दवा, मशीन्स, टेक्नोलॉजी इंडिया देती है। तो ट्रेड और इकोनॉमिक्स में क्या होने लगा, शेयर होने लगा सब लोग, और वर्ल्ड ने भी इंडिया को दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ही दिया है, वो लोग ने भी दिया है। ओपन हो गया, अब हम लोग शेयर कर सकते हैं अगर टर्म्स एंड कंडीशन मैच हो जाए तो। गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज अमंग द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रीव। अब देखो वो लोग हमारे योगा को एक्सेप्ट कर लिए, उनके डेमोक्रेसी को हम भी देखें कि हाँ ये भी चीज सही है। ऐसे गिव एंड टेक होना है, आप हमारा कुछ आइडिया लो, कुछ आइडिया हम आपको, आपसे हम लोग लेंगे, तो गिव एंड टेक चालू हो गया पीपल्स के बीच में, और ये बढ़ते गया। Due to the revolution in information technology, that is IT, different events and development began to be known everywhere. IT जैसे ही आया इंटरनेट के साथ, अब तो और यही आइडियाज, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कैपिटल, लेबर, ये सब का मूवमेंट और स्ट्रांग हुआ।
देख रहे हो डे बाय डे, जैसे एक बार जस्ट ग्लोबलाइजेशन आया उसके बाद चीजें बढ़ने ही लगी, इंटीग्रेशन बढ़ने ही लगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। राइट अ ब्रीफ आंसर, कंपेयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो देखो पॉइंट्स के हिसाब से बताना है। पीरियड क्या था, इन्वॉल्व नेशंस कौन थे, कौन कौन से नेशंस जो थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे और सेकेंड में भी। इम्पैक्ट क्या हुआ, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश आफ्टर द वॉर, क्योंकि वॉर को संभालना था, कौन से ऑर्गेनाइजेशन बने। तो ये सब चीजों का आंसर तो आप लिख ही सकते हो। ये कंट्रीज वाला आंसर देता हूं, देखो 1914 टू 1918 जो फर्स्ट था, 1939 टू 46 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब यहां पे देखो दो पावर का नाम याद रखना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैसे थे, अलाइड पावर्स थे, रेड कलर यूज कर लेता हूं। अलाइड पावर्स जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली एंड अमेरिका। सेंट्रल पावर में कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर दैट इज आज का टर्की, जो है वही ऑटोमन एम्पायर था। ओके, थोड़ा और बड़ा था लेकिन टर्की मेन था उसका। तो ये किसके बीच में फाइट थी, अलाइड पावर, सेंट्रल पावर। तो वर्ल्ड वॉर टू जब चालू हुआ तो क्या हुआ, फिर से अलाइड पावर्स थे। तो सेम आप देखोगे ब्रिटेन, फ्रांस और इस बार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी आ चुके हैं, कनाडा और इंडिया। क्यों, क्योंकि हमारे भैया ये जो ब्रिटेन था इसके वजह से इंडिया भी इनका पार्ट हो गया। चाइना, सोवियत यूनियन, ये देख रहे हो ये सब एक साइड थे। एक्सिस पावर, यहां पे आप देखो पहले वाले में सेंट्रल पावर थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वाले में क्या बोल दिया, एक्सिस पावर, जर्मनी, इटली और जापान। इटली पहले यहां का पार्ट था देखो, और ये अब किसका पार्ट हो चुका है, एक्सिस पावर का। यहां पे सेकेंड वाले में अलाइड पावर जीते, पहले वाले में भी अलाइड पावर जीते। चलो तो ये याद रखना हम लोग को। और ये खत्म कैसे हुआ, जब जापान पे बम गिरा दिया यूएसए ने। इंपैक्ट क्या हुआ देखो, पॉलिटिकल और इसमें इकोनॉमिक लॉसेज एंड राइज ऑफ ऑटोक्रेटिक रेजिम्स इन यूरोप। पैसे का लॉस सभी का हुआ। ऑटोक्रेटिक मतलब जो डोमिनेट थे, जैसे कि भले डेमोक्रेसी थी यूरोप में और सारी कंट्री में, लेकिन एक स्ट्रांग लीडर आ गया और जो राजा की जैसे बिहेव करने लगा, खुद के मतलब रहते थे मेंबर्स पूरे डेमोक्रेसी में 1000 लोग, लेकिन पूरा डिसीजन एक इंसान मैनेज करता था। तो ऑटोक्रेटिक वैसे, क्योंकि लोगों को डर बैठ गया था भाई इसको लेने दो जो डिसीजन लेता है। सेकेंड में क्या हो, पॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन लीडिंग टू कोल्ड वॉर। इसमें इंपैक्ट क्या आया, खराब दोनों में आया। अब इसके बीच में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उसके बाद क्या हो गया, इनके बीच में टेंशन बढ़ गई, दौरान भी और उसके बाद भी, यूएस और यूएसएसआर के बीच में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश आफ्टर द वॉर, इसमें लीग ऑफ नेशन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो फेल हो गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था ना भाई। फेल कैसे हुआ, क्योंकि अगर ये था काम कर रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। और तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बना है, यूनाइटेड नेशन। ये सक्सेसफुल है, क्यों, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ इसलिए सक्सेसफुल बोल दिए। चल आगे चले। What were the factors responsible for the end of the Cold War? 1991 में कोल्ड वॉर खत्म क्यों हो गया, क्या रीजंस थे उसके, चलो कर लेते हैं। फॉलोइंग द रीजंस। सोवियत यूनियन adopted the policy of opening up its economy which loosened the state control। तो ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी मतलब क्या हुआ, लूजेंट स्टेट कंट्रोल मतलब क्या, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो गया। ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी दोस्तों क्या होता है, प्राइवेट वाली कंपनियों को रोल देना। जैसे पहले सब गवर्नमेंट की कंपनी ही बनाती थी, सामान बेचती भी गवर्नमेंट की कंपनी थी, पैसा भी वही कमाती थी और वही लोगों में बांटती भी थी, जॉब भी वही देती थी। अब ओपन हो गया तो क्या हो गया, ये लोग प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर दिए, तो वो लोग का रोल थोड़ा बढ़ गया, और वहां पे जो गवर्नमेंट थी तो उसी को स्टेट बोलते हैं, उसका कंट्रोल कम हो गया। नेक्स्ट, मिखेल गोर्बाचेव, जैसे भी हमने बोला था, पॉलिसी ऑफ पेरेस्ट्रोका, पेरेस्ट्रोका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग, एंड ग्लासनॉस्ट दैट इज ओपननेस, रिड्यूस स्टेट कंट्रोल ऑन मीडिया दैट लेड टू इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस ऑन द डेमोक्रेटिक लाइट। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था गोर्बाचेव का, कि इन्होंने क्या किया था, ओपननेस का एक पॉलिसी है और रीस्ट्रक्चर करना, इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर, जो हम लोग क्लोज इकोनॉमी थे कि हम ही बनाएंगे, हम ही जॉब देंगे, हम ही डिसाइड करेंगे रेट क्या होंगे, ये सब सारी चीज़ों को अब बंद कर दिया। और इन्होंने क्या कर दिया, ओपननेस की तरफ गए, और ओपननेस की तरफ जाते इनका क्या हो गया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आ गए। Since the East European countries under the influence of Soviet Union adopted the capitalist and democratic path, it led to a change of regimes in those nations.
क्योंकि ये जो ईस्टर्न कंट्री, ईस्ट यूरोपिया थे, वो पहले किसके पार्ट थी, यूएसएसआर को, और यूएसएसआर 1991 में टूट गया। इसके बाद ये लोग क्या हुए, ये लोग एक सिरे से जो बोले कि भैया हम लोग ये सोशलिस्ट वाली पॉलिसी की, सारे लोगों में इक्वल पैसा बैठेगा, वो छोड़ दिए, बोले जितना पैसा अर्न कर सकते हो रिसोर्सेज यूज करो, और कैपिटलिस्ट हो जाते हैं। दूसरा, ये लोग क्या थे वहाँ पे, क्या था, एक ही का रूल चल रहा था, सोशलिस्ट गवर्नमेंट में एक ही इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई कि पब्लिक वोट करेगी, पब्लिक जिसको जिताए वही राज करेगा। तो ये तुरंत वो लोग ने रशिया से और यूएसएसआर से अलग होते ही अपनी पॉलिसी बना ली। दूसरा, अल्टीमेटली द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड एंड सेवरल न्यू नेशंस इमर्ज आउट ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, रशिया बीइंग द लार्जेस्ट। तो वो जो यूएसएसआर था वो टूट गया 15-16 कंट्रीज के बीच में, और उसमें जो सबसे बड़ी कंट्री थी जो आज के डे की रशिया थी। तो ये हम लोग को ध्यान रखना, और इसके वजह से कोल्ड वॉर खत्म हो गया, अब कोल्ड वॉर नहीं है। What major changes occurred in the global politics after the end of Cold War? क्या चेंजेस है, क्योंकि कोल्ड वॉर तो समझ गया आपके 1991 में खत्म हो गया, लेकिन चेंजेस क्या है पूरे वर्ल्ड में ये पता करना है। क्या क्या थे पहले, अमेरिका रिमेन दी ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड, तो 1991 के बाद तो भैया अब चाइना आ गया है, जानते कि नहीं, अब चाइना इंडिया से कंट्री, और चाइना सबसे ज्यादा है, अभी भी बायपोलर ही बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग देखो मल्टीपोलर वर्ल्ड बोला जाता है आज, लेकिन फिर भी डोमिनेंस दो ही कंट्री का बहुत ज्यादा, चाइना और यूएसए का। लेकिन 1991 के बाद 10-15 सालों तक सिर्फ एक ही कंट्री का राज था, ओनली सुपर पावर इमर्ज्ड, द विनर यूएसए। The favorable environment prevailed for the growth of trade and economics, relation marked by the easier flow of capital, जो हमने पहले बोले, कैपिटल, लेबर, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, टेक्नोलॉजी। तो इसके बाद क्या हुआ, जबकि एक पावर डूब चुकी है, तो यूएसए भी अपना गुमान थोड़ा छोड़ दिया कि बोला अब तो डूब ही चुका है यूएसएसआर, तो बोला चलो अब पूरा वर्ल्ड कैपिटलिस्ट हो चुका है, सबको अपने में ट्रेड करने दे, अब शांति के दिन बिताते हैं और पैसा कमाते हैं, तो इसकी वजह से इनका शेयर चालू हो गया। The global focus shifted to fostering trade relations instead of aid giving economic interdependence grew। तो देखो अब क्या हुआ कि जो कंट्री, वही कंट्री को आगे बढ़ेगी जो ट्रेड करेगी, जो अपने स्किल्स बढ़ाएगी, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रोथ करेगी, उसी का बोलबाला होगा। अब पहले क्या था, जो बड़े नेशंस थे वो एड देते थे, फ्री का पैसा दे देते कि जा तेरे को सपोर्ट करते, क्योंकि हमको बना के रखना ना अपना गुट। तो छोटी कंट्री अगर उनकी इकोनॉमिक्स अच्छी भी नहीं थी तो भी उनको सपोर्ट करते थे, चाहे यूएसए चाहे यूएसएसआर वाले। अब यूएसए का डोमिनेंस खत्म हो गया था, तो यहाँ पे ट्रेड इंटीग्रेशन को ज्यादा महत्व दिया गया, और एड जो फ्री का पैसा देते थे, बांटते थे लोग अपने नेशंस को, वो बंद हो गया। तो इसकी वजह से क्या ग्रो हो गया, इंटरडिपेंडेंस ग्रो हो गया, क्योंकि ट्रेड करना है तो क्या अपनी कंट्री में करेंगे, पैसा बाहर से आएगा तभी तो करेंगे, तो इंटरडिपेंडेंस बढ़ गया। The United Nation now had a greater responsibility of maintaining global peace and security। जो पहले लीग ऑफ नेशन फेल हो गई थी, लेकिन अब ये करता है पीस और इंटीग्रेशन मेंटेन करने के लिए। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ह्यूमन राइट, जेंडर इक्वालिटी एक्सेट्रा अक्वायर्ड अ ग्लोबल डायमेंशन। तो आज जो आप लोग देख पाते हो पूरे वर्ल्ड में, ये इसकी कहानी 30 सालों से चली है कि इन्वायरमेंट का कंसर्न हो जाना, कि इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, अब इनको भी ध्यान में आया। धीरे धीरे ह्यूमन राइट्स की, एक ह्यूमन के अधिकार होते हैं, लाइफ की, क्लीन एयर, हाउस, हेल्थ, एजुकेशन, उसके राइट्स हैं, एंड जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल को इक्वल करना है, ये सब अब ज्यादा दिखने लगा। पहले क्या था, सिर्फ लड़ाई करो। तो दिस वॉज फॉर दिस लेक्चर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा। बच्चों लाइक जरूर करो, और कोई भी क्वेरी हो, वाई आई एम नॉट लाइक कंप्लीटली कम्युनिकेटिंग विथ यू गाइज और लाइव सेशन, बिकॉज दिस आर दी क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन, और इसमें बड़ा नहीं करना चाहते हम लोग, क्रिस्पी रखना चाहते हैं। लाइव सेशन शुरू हो जाएंगे, मेक श्योर करें आप वीडियो को लाइक करते रहे, कमेंट दबा के करते रहे। चलो दोस्तों बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, बाय 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 बाय।